हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। हम सूरज कुमार मौर्य आप लोग के लिए आज कुछ बेसिक चीज़ जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव से लेकर बेसिक नॉलेज तक कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं और कुछ जो क्रॉप होते हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कुछ क्रॉप की जो खेतियाँ होती हैं उनको वर्णन करने पे जो कुछ डिफ़िकल्टी वर्ड हमको मिलता है उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर होता है वो हमारा होता है कृषि, जिसको हम इसको क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। ये एग्रीकल्चर सिस्टम, जैसे इसका क्या होता है कि एग्रीकल्चर, इसके सारे जो एग्रीकल्चर होते हैं इसमें खेतियों का वर्णन किया जाता है, जैसे क्रॉप्स हुए, वेजिटेबल हुए, इन्हीं से सीड्स क्रॉप हुए। उसके बाद साथ साथ इसमें इरिगेशन का भी सिस्टम किया जाता है, यानी सिंचाइयों का भी वर्णन किया जाता है। जैसे आज हम आप लोग के सामने एक वर्णन करेंगे खेती का, जिसका नाम है अरहर की खेती का वर्णन। ठीक, देखते हैं अरहर जो होता है, अरहर की खेती का वर्णन। आप देखते हैं जो अरहर की खेती का वर्णन होता है इसमें क्या होते हैं कि कुछ पॉइंटों के द्वारा, कुछ मेडिकल के द्वारा हम इस खेती का वर्णन कहते हैं। जैसा इसका जो होता है, फर्स्ट आपका आता है वर्टिकल नेम, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पतिक नाम। जो वर्टिकल नेम आता है वनस्पतिक नाम, इसमें क्या होते हैं कि जैसे क्या होता है, इसका जो वर्टिकल नेम होता है वो होता है केजनस केजान। अरहर का वर्टिकल नेम होता है केजनस केजान। आप देखते हैं जो केजनस केजान होते हैं, ये केजनस केजान में क्या होता है कि जो केजनस केजान होते हैं ये अरहर का वर्टिकल नेम होता है। जो अरहर की कुल होती है, जैसे हम लोग फैमिली के नाम से जानते हैं, वो फैमिली जो होती है हमारी अरहर की, वो होती है लिग्युमिनेसी। क्या होती है? लिग्युमिनेसी। आप देखते हैं जो लिग्युमिनेसी होती है इसमें दाल वाली जितनी फसलें आती हैं सबको हम उठा के, बेटा इसमें जो होता है एक डिफिकल्टी वर्ड्स होते हैं। लिग्युमिनेसी को भी फेब्रेसी कहा जाता है। लिग्युमिनेसी को ही क्या कहा जाता है? फेब्रेसी कहा जाता है। उसके साथ साथ आते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे कि बेटा अभी हम लोग देखे थे कि हमने बताया था कि आप लोगों को जो अरहर की खेती यानी कि दाल वाली जितनी फसलें होती हैं सबको उठा के बेटा हम किस में कर देते हैं? लिग्युमिनेसी। लिग्युमिनेसी का जो नाम चेंज किया था हम लोग ने, फेब्रेसी कर दिया था। क्या कर दिया था? फेब्रेसी कर दिया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन से नेक्स्ट निकल के आता है कि जो अरहर के, सर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर अरहर में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? जो अरहर में बेटा क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n बराबर 22 का होता है। कितना होता है? 22 का। ये जो बेटा आप लोग 22 देख रहे हैं ये क्रोमोसोम्स नंबर्स नहीं होते, इस क्रोमोसोम नंबर्स का फॉर्मूला होता है। जैसे होता है क्रोमोसोम नंबर 2n 22 दिया है, तो अब ये बेटा पूरा कंपलसरी दिया, जैसे ह्यूमन में देता है मानव में 46 जोड़ी गुणसूत्र, इसका जो होते हैं गुणसूत्रों का संख्या पूरा दिया है। अब इसका डिफाइन कैसे किया जाता है? कोई कैसे डाउट होता है कि सर इसमें कितने जोड़ी होते हैं? जोड़ी का जो होता है बेटा इसका एक फार्मूला होता है 2n। 2n इसका क्या है? फॉर्मूला है। ये 2n क्या करता है? 2n बराबर 46। अब n बराबर, n का नंबर जो होता है 46/2, n बराबर कितना आ जाएगा? 23 का। ठीक उसी प्रकार इनका बेटा भी अरहर के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं यानी कि इनका 2n बराबर 22, n बराबर कितना आएगा? 22/2, n बराबर कितना आ जाएगा? 11। तो इसी के देखते हुए जो इतना चीज हमारा नंबर्स दिया रहता है बेटा, ये क्रोमोसोम, ये 2n जो दिया रहता है इसकी बैलेंसी होती है केवल। और जो कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है अरहर का जन्म स्थान कहाँ हुआ है, तो अरहर का जो जन्म स्थान होता है वो अफ्रीका माना जाता है। क्या माना जाता है? अफ्रीका। लेकिन इसको कुछ लोगों वैज्ञानिकों द्वारा संशोधित करके इसको जो होता है महाराष्ट्र में भी माना जाता है। लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर होता है बेटा वो हमारा क्या होता है? अफ्रीका होता है। उसके बाद कभी एक पांचवा जो पॉइंट बनता है, पांचवा पॉइंट में कभी कभी ऐसा होता है कि पूछते हैं कि सर इसका पीएच मान कितना होगा। जो पीएच मान होता है तो जो इसका पीएच का पूरा नाम क्या होता है? ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होते हैं उदासीन।
यानी कि उदासीन क्या होता है 7 यानी कि न्यूट्रल। जिसका पीएच का स्केल होता है, एक बेटा आप लोग इसको देख लेंगे, पीएच स्केल जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। जो 7 से कम होंगे वो एसिड होते हैं यानी कि अम्ल होता है, जो 7 के ऊपर चले जाते हैं वो क्षार हो जाते हैं। जो ये 7 होता है केवल यही होता है उदासीन, जिसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। ये सिंबल हमारा जो पीएच, इसके एक वैज्ञानिक थे हेकल, जो लवक के भी खोज किए थे। हेकल ने बताया था कि पीएच स्केल हम प्लांटों पर ही अक्सर करके देखा जाता है कि इनकी कैसे जनरेशन हो सकती है। अब उसी के साथ साथ इनकी एक स्ट्रक्चर, जैसे हम पीएच स्केल देख लिए, पीएच स्केल हमारा कितना हो गया, अरहर में उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन। अब इसमें एक क्वेश्चन और निकलता है, पॉइंट नंबर 6, इसमें जो होती, इसमें सॉइल यानी कि जो मिट्टी होती, इनका जो मृदा होता है, ये मृदा कैसी मृदाएं होती है। ये जो मृदाएं होती हैं, सिंपली इनकी मृदाएं जो बनाई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं दोमट। किससे बनाई जाती हैं, दोमट। अब ये पूछ लेंगे सर ये दोमट कौन सी मृदा है। दोमट मृदाएं वही मृदाएं होती हैं बेटा जिनका पीएच मान 7 होता है, वही हमारी क्या कहलाती हैं, दोमट मृदाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं, जैसे ये दोमट मृदा हो गई, ये मान लीजिए बेटा आप लोग समझ गए, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब सेकंड देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग सॉइल तक हो गए, उसके बाद हमारा आता है, जैसे सर कभी पूछते हैं कि सर अरहर को पकने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो जो ताप होता है अरहर का टेम्परेचर होता है वो 90 फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि 90 जो फ़ारेनहाइट होते हैं, ये अरहर को पकने के लिए, इनकी फलियां को बेटा, ये नहीं है कि अरहर को पकने के लिए, अरहर की फलियां को पकने के लिए क्या होता है, इनके लिए आवश्यक होते हैं कितने, 90 फ़ारेनहाइट। उसके बाद इनकी जो बेटा वर्षा होती है, अरहर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जैसे 7 हो गया, उसके बाद 8 में सर अरहर में वर्षा कितनी होती है, वर्षा कितना चाहिए, कितने सेंटीमीटर अरहर में वर्षा चाहिए, तो 75 से 100 तक चाहिए। कितना चाहिए बेटा, 75 से 100 चाहिए। अब उसके बाद पूछते हैं कि सर ये क्या होती है 70 से, उसके बाद जो होता है 70 से, चलिए बेटा जैसे हम लोग अभी तक देख रहे थे वर्षा देख लिए थे। अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे वर्षा हो गई, सर ये सब हो गया, हम प्लाउटिंग स्टेज करते हैं यानी खेत की जुताई सब कुछ हो गई। अब सर हम इसमें बीज कौन सा बोते हैं, बीज बोने के लिए देखते हैं बेटा अरहर की 3 प्रजातियां होती हैं। जो अरहर की कितनी प्रजातियां होती हैं, 3 प्रजातियां। फर्स्ट आता है आपका अगेती, दूसरी आती है आपकी मध्यम, तीसरी प्रजाति आपकी आती है पिछेती। जो अगेती प्रजातियां होती बेटा, उनको जो बोने के लिए जो होता है, जब बुआई की जाती है फसल की, वे फसल तैयार कब होती हैं, 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है बेटा, वो आपका 120 दिन देगा। उसके बाद कोई कोई पूछते हैं कि सर पीछे मध्यम वाली फसल हमारी कितने दिन में तैयार होती है, तो जो मध्यम वाली फसल होती है वो 130 से 160 दिन के अंतर्गत हमारी फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट को आपका पूछता है कि सर अगर हमने अगेती कर लिया, मध्यम कर लिया, सर अगर हमको पिछेती खेती करनी है तो अगली क्रॉप को हमारे लिए वो हमारी खेत कितने दिन में तैयार हो जाएगी, यानी कि कितने दिन तक हमारे खेत खाली हो जाएंगे या हमारे प्लाट खाली हो जाएंगे। फॉर्म में हमने खेती किया है तो फॉर्म हमारा खाली हो जाएगा। तो नेक्स्ट खेती, इस बीज के बोने के 180 दिन के ऊपर जो होता है उसके बाद हमारे प्लाट खाली हो जाते हैं, हम नेक्स्ट क्रॉपों को ले सकते हैं। जैसे बेटा इसमें सबसे पहला आपका जो आता है अरहर की जो मेन वैरायटी होती है किस में, वो आपका आता है UPAS 120। ये अरहर की सबसे अगेती प्रजाति है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ICP 130, ये आपकी प्रजाति आ गई। नेक्स्ट आपकी एक प्रजाति बहुत ही अच्छी प्रजाति आती है जिसका नाम होता है प्रभात।
ये आपकी अगेती किस्म सबसे उत्तम किस्म होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट किस्म आती है बेटा आपके सर मध्यम में, यानी कि जो मध्यम वाली है उसमें हम कौन कौन सी बो सकते हैं? मध्यम में आप लोग बो सकते हो जैसे पूसा अगेती। पूसा एक होती है पूसा अगेती। पूसा अगेती जो एक प्रजाति है बेटा, ये सबसे उत्तम प्रजाति होती है जो हम मध्यम वर्ग में बो सकते हैं, यानी कि निम्न चरणों में इसको बो सकते हैं। उसके बाद आता है पूसा 14 एक होती है बेटा वैरायटी। पूसा 14 वैरायटी जो होती है ये भी सबसे उत्तम होती है। पूसा 41 जो प्रजाति है ये भी आपकी एक उत्तम है। और उसके बाद जैसे अब आता है जो पिछेती, जो हमारे किसान भाइयों ने कहते हैं कि सर अब हम कौन सी ऐसी वैरायटी के बोएं जो हमारी क्रॉप क्या हो, अच्छा प्रोडक्शन दे, अच्छी उपज हो। तो पूसा 55 एक ऐसी वैरायटी है अरहर की जो मध्यम में बोई जाती है। किसमें? मध्यम में बोई जाती है। पूसा 55 वैरायटी जो होती है ये मध्यम में बोई जाती है। एक बिहार एक प्रजाति होती है। जैसे बिहार में जो देखते हैं, इसका जो बिहार करके देता है बेटा नाम, लेकिन वो बिहार प्रजाति नहीं होती है बल्कि दिया रहता है BB 164। इसकी प्रजाति का नाम होता है BB 164। और इससे एक हाइब्रिड किस्म आती है जो सबसे उत्तम संकर किस्म मानी जाती है, ICPH 8। ये अरहर की संकर किस्म मानी जाती है। जो ये NDRI बेटा, ये कहाँ से विकसित की गई है? NDRI से। लेकिन क्या होता है, इसका नाम होता है नेशनल, जैसे अगर इसका 2 फुल फॉर्म आप लोग बना सकते हैं बेटा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनौल हरियाणा में चला जाता है। और ये होता है, एक होता है जैसे विद्यालय का आप नाम सुने होंगे बेटा, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद से ये हमारी प्रजाति विकसित की गई है। उसके बाद देखते हैं बेटा, ये सब आ जाता है। आप मान लीजिए यहाँ तक ये सब बेटा आप लोग समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा क्या आता है बेटा, जैसे उसमें बुआई के समय पौध से पौध की दूरी। हेलो, जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग आप लोग देखे थे कि हम लोग सिर्फ पढ़ चुके थे कि जैसे प्रजातियां पढ़ चुके थे। अब जैसे मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ का सीड मिल गया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया आपका एक सीड ले लिया, सर हम तो अरहर का सीड पा गए, अब सर इसको बोएं कैसे, इसकी बुआई कैसे करें? तो इसकी बुआई के लिए कई तरीके होते हैं। जैसे कौन कौन सा तरीका होता है? सबसे पहले हम देखते हैं किस समय में हमारा बीज बोया जाता है, किस समय में हमारे सीड बोए जाते हैं। जो अरहर का सीड होता है वो हमारा सर्वप्रथम जैसे बोने का जो समय होता है वो मई से जून होता है। क्या होता है? मई से जून होता है। अब उसके बाद कह दिया गया सर हम तो पा गए, मई से जून तक तो पा गए। अब बताइए सर, जो हमारा पौध से पौध की दूरी होगा, सर अब तो हम बीज पा गए, एक बीज को हम 2-2 सेंटीमीटर पे बो दें। अब पता लगा 2-2 सेंटीमीटर पे आप लोग बो दिए बेटा, वो एक दूसरे से क्या हो गया? कंप्रोमाइज हो गया। उसमें फ्लावरिंग स्टेज नहीं होगी, उसमें बेटा फलियां नहीं बनेंगी, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। अब इसके लिए जो बेटा डिस्टेंस रखी जाती है वो डिस्टेंस क्या होती है? उस डिस्टेंस को मायने रखने के लिए 70, पहले हम लिख लेते हैं 16, जो हमारा पहला सीड होगा वो 16 पे होगा, फिर मल्टीप्लाई 70, यानी कि जो बेटा पहला फर्स्ट जो भी सीड बोया जाएगा, जो हमारी नालियां 30 सेंटीमीटर की बेड पे बनती हैं, बेड से जो पहली सीड बोया जाएगा 60 पे बोया जाएगा। सेकेंड सीड जो बोया जाता है बेटा वो आपका 75 पे बोया जाए। आप कह दीजिएगा कि सर जो 75 पे बोया गया ये क्या है? जो बेटा पौध से पौध की दूरी होती है वो 75 सेमी के होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा, अब देखते हैं पौध से पौध की दूरी 75। अब बेटा कतार से कतार की दूरी, यानी कि इनकी लाइन से लाइन की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। मैक्सिमम बेटा इनका 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30। ये रहा बेटा आप लोग के सामने। अब नेक्स्ट जैसे मान लीजिए बेटा ये आप लोग इतना जान गए, अगर कोई कह दिए सर मान लीजिए आप इतना बता दीजिए
अब सर हमको 1 हेक्टेयर में अरहर की खेती करना है, तो उसके लिए हमको कितने सीड की आवश्यकता पड़ेगी? तो उसके लिए हमको सीड की आवश्यकता पड़ेगी 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना की सीड पड़ेगा? 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। अब तो मान लीजिए सर आपने बता दिए 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर पड़ गया। अब इसमें सर जो हमारा होता है कि इसमें कंपोस्ट की खाद कितने डालें, डीएपी कितना डालना है हमको, एनपीके कितना डालना है, उसके लिए देखेंगे बेटा। अब आपका ये मान लीजिए 10वां हो गया, आपका ये 11वां पॉइंट बनता है। 11वां पॉइंट में ये दोनों कंप्रोमाइजेशन करते हैं। अब बेटा जो आप लोग का 12वां बनता है, 12वां आपका बनता है खाद एवं उर्वरक। क्या बनता है? खाद एवं उर्वरक में देखेंगे बेटा जो अरहर का प्लांट होता है वो 2 बीजपत्री पौधा होता है। ऐसे इनकी जो रूट होती हैं, ये रूट सीधे जमीन के अंदर जाती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं बेटा, इसमें राइजोबियम एक जीवाणु होता है। अभी कभी कभी राइजोबियम का एक डिफिनीशन पूछ लेता है बेटा, राइजोबियम कल्चर किसे कहते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर भूमि में नाइट्रेट के रूप में स्थितिकरण करने की क्रिया को राइजोबियम कल्चर कहते हैं। अब ये बेटा 2 बीजपत्री प्लांटों में पाया जाता है, इसीलिए इसमें हम बोलते हैं एक एनपीके की मात्रा प्रति हेक्टेयर। ये बेटा क्या है? एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस, के का मतलब होता है पोटास। आप देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो नाइट्रोजन दिया जाता है इसमें 20 केजी से 30 केजी दिया जाता है। किसमें बेटा? प्रति हेक्टेयर में दिया जाता है। क्यों इतना कम दिया गया सर? 1 हेक्टेयर की बात की आप, तो इतना कम क्यों दिए बेटा? इसलिए इतना कम दिया जाता है क्योंकि इसमें 2 बीजपत्री प्लांट है, इसमें राइजोबियम पाया गया, इसीलिए इसको इतना दिया। अब इसमें जो फास्फोरस बेटा होता है 80 केजी से 100 केजी तक दिया जा सकता है। फास्फोरस जो होता है इनकी कैपेसिटी, रूट की कैपेसिटी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है बेटा, इसीलिए इसमें। अब देख लीजिए पोटास, पोटास जो होता है बेटा इसमें 40 से 60 केजी दिया जाता है। 40 से 60 केजी क्यों दिए गए सर? इतना कम क्यों पोटास दिया गया? पोटास तो अभी बताते हैं सर। हम लोग जानते हैं कि पोटास तो मिट्टी को भुरभुरी बना देता है। अगर बेटा ये मिट्टी को भुरभुरी बना देगा तो इनकी रूट क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। अगर कमजोर हो जाएंगी रूट, जब वायु चलेंगी तो क्या होगी? ये दाब रोधी की क्षमता को सह नहीं पाएंगे, ये प्लांट हमारे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो हमारे जब प्लांट गिर जाएंगे, जो बेटा हमारे क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप्स में अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें फास्फोरस की मात्रा, बेटा इसमें पोटास की मात्रा कम कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए बेटा आप इतना चीज देख लीजिए, आप लोग इतना देख लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा कीट होता है। उसके बाद चलेंगे, देखेंगे बेटा हम लोग क्या चल रहे थे, कीट पे चल रहे थे। यानी कि जो इनमें कीट होते हैं, हम सर तो अपनी खेती कर लिए, एनपीके दे दिए। अब सर हमारे प्लांटों में, हमारे क्रॉप में सर इंसेक्ट लग रहे हैं, उनका कैसे हम क्या करें? इंसेक्ट इसमें कौन कौन सा लगता है बेटा देख लेते हैं। ये इंसेक्ट क्या होते हैं? हमारी फलियों को डैमेज कर देते हैं, क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। पहला जो होता है बेटा इसमें रोग क्या होता है? एक रोग जानते होंगे बेटा, उटका। सर जी हमारे तो खेत में पूरे जो क्रॉप हो रहे हैं वो सूख जा रहे हैं। कैसे सूख जा रहे हैं सर? इनका क्या करें कि जो हमारे क्रॉप जो हो ये अच्छे क्रॉप। पहला हो गया बेटा उटका रोग। दूसरी होती है आपकी पत्ती भेदक। पत्ती भेदक जो होता है, अब सर जी पत्ती में हमारे जो लीव्स होते हैं, देख लीजिए बेटा जो ऐसे लीव्स का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके मान लीजिए ऐसे लीव्स हो गई हैं अरहर की। अब इन लीव्सों में ऐसे जो होते हैं बेटा, इसमें लीव्स का, अब देख लीजिए बेटा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये आपके बॉटनी से मैच कर जाता है। ये जो देख रहे हैं बेटा आप, ये मोटी सिरा गई है, इसको बोलते हैं मुख्य सिरा। ये बेटा हम लीव्स के बारे में बता रहे हैं, ध्यान देना बेटा, ये मुख्य सिरा हो गई। ये होता है आपका बेटा सिरा विन्यास। क्या होता है बेटा? सिरा विन्यास। आप देखते हैं जो सिरा विन्यास हो गया। आप देखते हैं बेटा जो ऐसे स्ट्रक्चर एक जिसमें लीव्स लगा रहता है जिस सिस्टम से, ये जो लगा होता है इसको बोलते हैं बेटा पर्णवृत्त। आप देखते हैं बेटा ये छोटी गोली संरचना को आप पर्णवृत्त बोलते हैं। जहां ये स्ट्रक्चर लगा होता है बेटा इसको बोलते हैं पर्णा आधार।
देखेंगे बेटा, अब इसी लीव्स के ही हम अरहर में जोड़ देते हैं बेटा। किस में जोड़ देते हैं? यही लीव्स बेटा हम अरहर में जोड़ देते हैं, अरहर के प्लांट में जोड़ देते हैं। तो देखते हैं बेटा, कभी कभी आपको देखा ऐसे छोटा छोटा आपको एक छोटी छोटी पत्तियों में बूंदी नजर आएगी, यही होता है बेटा तना छेदक। क्या होता है बेटा? तना छेदक। सर तना छेदक हम जान गए, लेकिन सर हमारे क्रॉप में कभी कभी ऐसा होता है, क्रॉप में बेटा यही पत्तियां एक गोली रिंग के समान हो जाती हैं, इसमें एक कीट निकल जाते हैं। वो उस रोग का नाम क्या है सर? उसको हमको उपचार करना है। हमारे क्रॉप तो एकदम नष्ट हो जा रहे हैं, मतलब हमको कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो। ये होता है बेटा पत्ती लपेटक। क्या होता है? पत्ती लपेटक। ये बेटा हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, पत्ती लपेटक। आप लोग इसे देख लीजिएगा। यही पत्ती लपेटक बेटा बाद में क्या होती है, सूख के जब यही पत्ती लपेटक गिर जाएगी, अगर इसमें इंसेक्ट लगे हुए हैं तो हमारे पौधों के क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पौधों को नुकसान देते हैं। बाद में वही पौधे हमारे उटका रोग बन जाते हैं। क्या बन जाता है बेटा? उटका रोग बन जाता है। आप देख लीजिए, मान लीजिए सर उटका रोग हो गया, ये सब हो गया। आप मान लीजिए जो हमारे क्रॉप हो गए, क्रॉप डिपेंड हो गए। आप देखते हैं बेटा अरहर को फलियों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। अरहर को फलियों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया बेटा। जैसे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये इरेजिंग सिस्टम हो गया बेटा। आप देखते हैं कह दिया गया सर अरहर के कितने भाग होते हैं, तो बेटा अरहर के दो भाग होते हैं। फर्स्ट जो होता है बेटा आपके छोटी फलियां वाली, कौन सी? छोटी फली वाली अरहर होती है। एक लंबी या बड़ी कह सकते हो बेटा, आप लोग लंबे कह लेते हैं या लंबे फली कह लेते हैं बेटा, इसको लंबे फली कह लेते हैं। आप देखें बेटा जिसमें जो छोटी फलियां होती हैं इसमें दानों की संख्या जो होती है बेटा 2 से 3 दाने हो जाएंगे, या आपके बेटा 3 से या 4 से 4 होते हैं बेटा। एग्जैक्ट इसमें 4 से 3 होता है, कम ज्यादा हो सकते हैं। जो बेटा अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रहा है कि छोटी फलियों में दानों की संख्या होती है, तो छोटी फलियों में बेटा दानों की संख्या होती है आपके 2 से 3 दाने होते हैं। छोटी फलियों में एग्जैक्ट आंसर बेटा आपका 2 से 3 होगा। अगर पूछता है कि सर लंबी फलियों में दानों की संख्या कितनी होती है, तो लंबी फलियों में दानों की संख्या बेटा 5 से 6 होता है। एग्जैक्ट 5 से 6 दानों की संख्या होती है। अब कोई पूछते हैं कि सर अरहर की खेती हम किस लिए करते हैं, हमको क्या फायदा है जो अरहर की खेती? बेटा अरहर की खेती 2 पार्टों पे की जाती है हमारे किसान भाइयों। दो अर्ध के लिए कह सकते हो बेटा, या 2 आर्थिक स्थिति के लिए भी कह सकते हो, या हमारे पशुओं को चारा और हमें क्या होते हैं पल्स यानी कि दाल प्राप्त हो जाते हैं। उसी के साथ साथ बेटा हमें कुछ लकड़ियां भी प्राप्त हो जाती हैं। आप देख लीजिए बेटा इतना जान गए, इसे इरेज करके हम नेक्स्ट बताते हैं कि यानी कि अरहर की खेती हम किस लिए करते हैं बेटा। ये सब हो गया हमारा। अब अरहर की खेती किस लिए करते हैं? जो अरहर की खेती होता है बेटा पहला नंबर तो पशुओं के लिए ना, पशुओं के लिए हमारे बेटा भूसा हो जाता है। क्या होता है? भूसा। किसके लिए? उनकी पत्तियों से। दूसरा नेक्स्ट बेटा अब हमको क्या प्राप्त होता है? अब देखते हैं लकड़ियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या बेटा? लकड़ियां प्राप्त हो जाती हैं। ये 2 प्रोडक्शन हो गया। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आप लोग बेटा और उठा देते हो कि सर आप इतना बता चुके हैं तो सर प्लीज एक और क्वेश्चन बता दीजिए। वो क्या क्वेश्चन है बेटा? अरहर के दानों में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? प्रोटीन। देखते हैं बेटा अरहर में एग्जैक्ट आपको 18% प्रोटीन मिलता है, इससे ज्यादा नहीं बेटा। अगर आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करता है, एक वर्ड से कंफ्यूज करता है बेटा, वो है 22%। कितना होता है? 22 से 22.3% कहीं हो सकता है। लेकिन जो बेटा एग्जैक्ट होता है प्रोटीन की मात्रा अरहर में 18% ही पाई जाती है। अगर बेटा सबसे अधिक की बात किया गया, सबसे अधिक किस में प्रोटीन पाया जाता है, तो सबसे अधिक बेटा आपका सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, यानी 42.67% पाया जाता है। ये रहा बेटा हमारा आज के सेशन में एग्रीकल्चर में अरहर की खेती का वर्णन, ये हम लोग समझ लिए। अब बेटा इसी के साथ अगले दिन या नेक्स्ट दिन हम आप लोग से नई खेती के लिए मिलते हैं।
इसके लिए सो थैंक्स, गुड लक।